हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको याद दिला दूं, जस्ट इसके पहले भी हमने लेक्चर नंबर 2 तक बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर दी, जिसमें से हमने देखा किस प्रकार फ्रीडम मूवमेंट को लाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे फॉर्मेशन हुआ और उसके बहुत सारे फ्रीडम चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लेना यार, और साथ ही में प्लेलिस्ट को भी चेक कर लो, क्योंकि प्लेलिस्ट में बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है हमने, पूरे साइंस, पूरा मैथ्स, हर चीज़ है। जाओ प्लेलिस्ट में देखो अच्छे से, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, स्कूल स्टार्ट हो चुके दोस्तों, अब आपको एकदम मन लगा के शिद्दत से पढ़ाई करना है। तो जाओ यार, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ में 2 और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, उसको भी कंटिन्यूअसली देखते रहो। बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोग का, तो प्लीज देते रहो, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली चैप्टर क्या है, क्या नाम है, बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट जो था, कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि किस प्रकार जो लोग हैं, यानी कि जो हमारे इंडियंस लोग हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कमेटी फॉर्म हो गई थी, उसमें किस प्रकार वर्किंग हो रही है, किस प्रकार चीजों को सोचा जा रहा है आगे फ्रीडम को पाने के लिए और नेशनल मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो उसी चीज के लिए यहां पे बहुत सारी चीज हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश भी जो थी वो भी कम नहीं थी। ब्रिटिश ने बहुत सारी चीजें की थी कि किस प्रकार लोगों को दबाया जाए, ये सभी चीज हो रहा था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा मूवमेंट ये आ गया कि जो बंगाल एक प्रोविंस था, आपको पता है बंगाल स्टेट जो था, उसमें एक बहुत ही बड़ा हलचल हो रहा था और ब्रिटिश ने सोचा किस प्रकार हम लोगों को वहां पे पार्टीशन करेंगे। क्योंकि हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश का एक मुख्य रूल था, एक मेन हथियार था उनका, कि वो सबको मार तो नहीं सकते, गोली से मार नहीं सकते, बंदूक से मार नहीं सकते, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल करके मार रहे थे। ठीक है, यानी कि सेपरेट करो एंड राज करो। तो पार्टीशन होने लगा बंगाल में, तो वो क्या था वो हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो देखो बंगाल जो प्रोविंस था, नॉर्मली उसमें हर टाइप के लोग रहते थे, नॉर्मली हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटिश ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेल लिया। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेल लिया, और ये उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं एक दरार ला देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, और हम क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को, यानी हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर देंगे। और जब दोनों अलग हो जाएंगे तो यूनिटी कम हो जाएगी इंडियंस में, जब यूनिटी कम हो जाएगी इंडियंस में तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और जब स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो हम इजीली राज कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। और यही तो करते आ रहे थे ब्रिटिश अब तक, इसके लिए तो इतना लंबा राज कर पाया। नहीं तो अगर हमने पहले ही अपनी यूनिटी दिखाई होती तो यार ब्रिटिश डर के मार के भाग गए होते अपने अपने देश में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो हिंदू मुस्लिम के कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा होने लगा। तो एक विसरॉय लॉर्ड कुर्जन थे, इन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पे दिया था। और बंगाल जो था कोई छोटा मोटा स्टेट तो था नहीं, बहुत ही बड़ा स्टेट था जिसमें हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा थे। तो लगभग यहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएट किया पार्टिसिपेशन, और ये बताया कि जो अरेंजमेंट कर रहे थे, तो जो बंगाल का जो ईस्ट का जो पार्ट था ना, यानी कि बंगाल जो है आपका बहुत बड़ा है, तो ईस्ट बंगाल जो था वो किसके लिए दे दिया, यहां पे बोला कि यहां पे मुस्लिम्स लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब मुस्लिम लोग के लिए अरेंजमेंट कर दिया। कौन सा वाला, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल दे दिया मुस्लिम्स को, एंड जो हिंदू जो बचे हुए थे उन पर्टिकुलर स्टेट में, उनके लिए वेस्ट बंगाल दे दिया। मतलब इस प्रकार का वो क्या कर रहे थे, पार्टीशन कर रहे थे, अलग अलग दोनों को करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी चीजें होने लगा, और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश का एक हिडन स्ट्रैटेजी था, मतलब एक छुपा हुआ हथियार था कहीं ना कहीं, कि अगर हम हिंदू मुस्लिम के बीच में कंफ्लिक्ट ला देंगे तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीडम मूवमेंट को कमजोर कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता था कि फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपस में मिल चुके हैं और इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि हमें आजादी दे दो। लेकिन अब ब्रिटिश चाहता था कि हम पे राज करे, इजीली अच्छे से राज करे, ज्यादा समय तक राज करे, उनका फायदा हो रहा था, कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा था उनको, और हमारे देश से धन लूट के लेके जा रहे थे वो। लेकिन यार जब वो फ्रीडम मूवमेंट को बढ़ता हुआ देख रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजी लगाया, और उसमें से ही ये स्ट्रैटेजी था कि यार अलग अलग करो, भड़काओ और दोनों में ही आग लगा दो। जब इंडियंस ही आपस में लड़ेंगे तो यार हम पे क्या फोकस करेंगे वो। तो इस प्रकार का उनका हिडन स्ट्रैटेजी था। क्लियर है। तो अब ये जो पार्टीशन हो गया, बंगाल में बहुत सारी चीजें होने लगी। अब उसके अगेंस्ट में भी यार हम इंडियंस शांत तो बैठेंगे नहीं, तो हमने भी क्या किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट किया, यानी कि पार्टीशन के विरोध में आंदोलन हमने करने लगे। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या है, तो बेसिकली होने लगा कि जब चीजें पता चली
कांग्रेस के हाथ में आई चीज़ें, कांग्रेस तो एस्टैब्लिश हो चुका था उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जब देखा तो यार उनको लगा कि यार ये सब चीज़ गलत हो रहा है, तो इसको हम लोग अगेंस्ट करेंगे, यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो पार्टीशन, ये अलग करने का जो मूवमेंट हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट में हम काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 16 अक्टूबर में जो पार्टीशन डे को माना जाता है, डे ऑफ पार्टीशन, उसको नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से माना जाता है। मतलब जो पार्टीशन हुआ था तो 16 अक्टूबर के दिन, ठीक है, 16 अक्टूबर का जो डे होता है उसको नेशनल मॉर्निंग डे, पार्टीशन डे बोल सकते हो आप लोग, नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से जाना जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये आप लोगों को याद रखना, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ दे। और पूरे इंडिया में ये जो गवर्नमेंट है ये डिसीजन फैला चुका था, मतलब एक तरीके से हो चुका था डिसीजन। तो यार जो इंडियंस थे कहीं ना कहीं इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे थे, और ये चीज़ उन्होंने सोच रहे थे कि हमें इसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि हर जगह ना वंदे मातरम होने लगा, लोग आपस में इकट्ठा होने लगे, वंदे मातरम चैंट करने लगे, यानी चिल्लाने लगे, वंदे मातरम होने लगे, और सब एक साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने लगे और ये बताने लगे कि हम इंडियंस में है यूनिटी। आप कितना भी कोशिश कर लो ब्रिटिशर, ए अंग्रेज, तू कितना भी कोशिश कर ले, तू हमको तोड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार का जज्बा हम इंडियंस दिखा रहे थे उस समय में। तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जा रहा है, वंदे मातरम चिल्लाया जा रहा है, इस प्रकार से चीजें होने लगी। और जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सामने निकल के आ रहे थे, मतलब छोटे छोटे स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स सामने आ रहे थे और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यानी कि अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें हो रही थी धीरे धीरे। एंड साथ ही में बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि सुंदरनाथ बैनर्जी जो थे, आनंद मोहन बोस थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये कुछ लीडर्स के इन्फ्लुएंस में ये सब काम हो रहा था और बहुत ही अच्छा हो रहा था कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सब चीजें होने लगा और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक्सटेंट था ये भी इंक्रीज होने लगा, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बहुत बेनिफिट हुआ और उन्होंने बहुत सारी चीजें इसके लिए करी भी, ठीक है। और एक ये क्या बन गया, मतलब एक तरीके से जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ना, ये एक्चुअली बन गया एक नेशनल मूवमेंट, मतलब ये पूरे देश का मुद्दा बन गया। तो ये एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट हो गया, जिसके वजह से ब्रिटिश को भी समझ में आ गया कि यार अब तो कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, धमाका होने वाला है। तो ये सब चीजें जो है एक नेशनल मूवमेंट का रूप ले चुका था। और ये बंगाल का जो पार्टीशन जो ब्रिटिश ने सोचा था करेंगे और किया भी था, वो थोड़ा सा क्या हो गया, ठंडा पड़ गया यहाँ पे, क्योंकि यार हम इंडियंस ने और जो इतने हमारे महान लीडर्स थे, सुंदरनाथ टैगोर, सुंदरनाथ बैनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था ये सब चीज़ में, ठीक है। अब ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ये बन गया था हमारा नेशनल मूवमेंट। तो इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक था 4 पॉइंट प्रोग्राम। इसमें 4 पॉइंट प्रोग्राम क्या है ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस थी उन्होंने एक्सेप्ट किया था ये 4 पॉइंट प्रोग्राम और बहुत सारे लोगों ने अपना सजेशन दिया था। तो ये जो 4 पॉइंट प्रोग्राम है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये क्या था, तो बेसिकली 4 पॉइंट यानी कि 4 मुद्दे, 4 मुद्दे। तो 4 मुद्दे क्या थे, सबसे पहले अगर हम बात करें, मुद्दा ये था कि किस प्रकार सबसे पहले जो देश की जो गरीबी है उसको दूर किया जाए, ठीक है ना, ये जो हंगर है इसको हटाया जाए। तो ऐसे टोटल 4 मेन यहाँ पे मुद्दे रखे गए थे, जिसमें से बहुत सारी चीज़ था, जैसे कि अगर बात करें स्वराज, सबसे पहला यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। सबसे पहले स्वराज, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा। स्वराज हो गया, स्वदेशी हो गया, ठीक है। तीसरा जो मुद्दा था 4 पॉइंट में, थर्ड मुद्दा जो था वो था नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, और चौथा है बॉयकॉट। ये 4 पॉइंट थे। ये 4 पॉइंट के मुद्दे के थ्रू ये कांग्रेस ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था और यही 4 मुद्दे के ऊपर ये हम फाइट कर रहे थे। क्या, स्वराज एस्टैब्लिश करना, जैसे शिवाजी महाराज ने हमारे देश में एक स्वराज एस्टैब्लिश किया था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज, पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये हमने एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। दूसरा है स्वदेशी, यानी कि हम इंडियंस क्या करने लगे, बॉयकॉट करने लगे। क्या करने लगे, बॉयकॉट तो चलो ठीक है, ये हम लोग बाद में भी करेंगे, लेकिन स्वदेशी ये था कि हम अपनी चीज़ें अपनाएंगे, यानी कि हम टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम जो है किसी दूसरे देश की चीज़ें को अडाप्ट नहीं करेंगे, हम अपने स्वदेश के ऊपर, जैसे हम पुराने ज़माने में मटके बनाते थे, ये सब चीज़ हम कारीगर थे, ठीक है ना, देखा जाए तो ये सभी चीज़ें होने लगी। और बहुत सारे जो डिसीजेस थे, बहुत सारी पुअर्टी, गरीबी ये जो थी, उसके ऊपर हम खुद कुछ ना कुछ करके और इसको आगे लेके जाएंगे और खुद उससे उभरेंगे, ये सभी चीज़ के ऊपर फोकस होने लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी ये चीज़ हो गया। नेशनल एजुकेशन की बात करें तो हम इंडियंस भी कम नहीं है, हम जरूर से पढ़ेंगे और जितना हो सके हम पढ़ेंगे तो उतना हमारा नॉलेज खुलेगा और हम आगे जाके चीज़ें को अच्छे से बेटर कर सकते हैं। तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार का ये पॉइंट प्रोग्राम भी शामिल किया गया। और चौथा है बॉयकॉट। बॉयकॉट यानी कि हम ब्रिटिश वाली चीज़ों को बॉयकॉट कर देंगे, हम नहीं अपनाएंगे, हम उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और जब हम अपनाएंगे ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप जो है बेटर हो जाएगी। तो इस हिसाब से चीज़ें जो है वो होने लगी। और साथ ही में अगर बात करें जो स्वदेशी मूवमेंट जो
था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हम अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे। यार हमारे पास भी तो आर्मी है, हमारे पास भी तो स्ट्रेंथ है, आर्मी मतलब हमारे पास भी तो लोग हैं, हम अपनी सेना बना सकते हैं, हम अपनी आर्मी बना सकते हैं। इस हिसाब से जो चीज़ें हैं होने लगी, और हम जो फॉरेन मटेरियल है उसको टोटली बॉयकॉट करेंगे। हम किसी भी मतलब दूसरे देश का जो मटेरियल है उसको नहीं अपनाएंगे, हम अपने देश में भी तो बना सकते हैं। तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो अच्छे से होने लगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बेटर वे में समझ में आ गया। लेकिन क्या हो गया कि जब बहुत सारे लीडर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना, एक ही पार्टी में दो लोग होते हैं तो दो लोग में भी कुछ मतभेद हो जाता है, कुछ कहासुनी हो जाता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी बहुत सारी मतभेद हो रही थी। तो कुछ डिफरेंसेस आ गई थी मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में। यानी कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जनरली दो टाइप के लीडर्स थे। एक था मॉडरेट लीडर्स, ठीक है ना, एक थे मॉडरेट लीडर्स, और दूसरे कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना, यानी कि जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे काम करते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं क्या हो गया था, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था, एक मतभेद क्रिएट हो गया था कि वो लोग ये बोलने लगे थे कि यार कि मतलब मॉडरेट कुछ बोल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट कुछ बोल रहा है, तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। तो जो डिफरेंस था आइडियोलॉजी का, क्योंकि मेन क्या होता है, आइडियोलॉजी का ही डिफरेंस होता है। आप देखा जाए तो हमारे अभी फिलहाल में कांग्रेस भी एक पार्टी है और बीजेपी एक पार्टी है, दोनों ही पार्टी है, दोनों वोट चाहती है, दोनों ही अपना गवर्नमेंट बनाना चाहती है, लेकिन दोनों के आइडियोलॉजी में काफी डिफरेंस है। कांग्रेस कुछ अलग सोच रखती है, बीजेपी कुछ अलग सोच रखती है, और लोग जिसको पसंद करते हैं एक टाइम पे उसको वोट देते हैं। सेम उसी प्रकार यहां पे बहुत सारी आइडियोलॉजीज में डिफरेंस होने लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और लगभग ये जो सूरत का सेशन था 1907 में अंदर, ये बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगा। तो मॉडरेट्स क्या बोल रहे थे कि ये कर रहे थे कि जो स्वदेशी और जो बॉयकॉट है ना, उसको बाजू में रखो, मतलब स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट है इसको हम बाजू में रखते हैं। ऐसा यहां पे जो मॉडरेट्स का कहना था कि यार अभी फिलहाल में हमें ये स्वदेशी मूवमेंट अपनाने और बॉयकॉट मूवमेंट की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें कुछ चीजों के ऊपर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा दूसरे के ऊपर, अभी फिलहाल में हम ये नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुंदरनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब क्या थे, कुछ ये मॉडरेट लीडर्स थे एक्चुअली, ठीक है। तो इन्होंने ब्लेम किया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर को कि वो जो है वो क्या कर रहे हैं, ये जो कांग्रेस है ना, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो पार्टी एक की नहीं होती, पार्टी पूरे की होती। तो इनका कहना यह था मॉडरेट लीडर्स का कि आप पूरा कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं, और हम जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस हिसाब से चीजें हो रही थी, ठीक है। और जो लाला राजपत जो राय थे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उस टाइम के, लाला राजपत राय। तो लाला राजपत राय क्या थे, एक मीडिएटर का काम करते थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो मॉडरेट भी नहीं थे और वो एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं थे, लेकिन वो दोनों के बीच में सुलह करवाने का काम, जैसे होता है ना, एक के बीच में झगड़ा हो रहा है, दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो एक बीच का फ्रेंड होता है जो दोनों के बीच में सुलह करवाता है, दोनों के बीच में एक बातचीत करवाता है। तो वो मीडिएटर थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उस टाइम के, तो उनका एक ओपिनियन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, और इसको नेशनल प्लेटफॉर्म एक यूनिटी के तौर पे लो, मतलब अलग अलग आप इसको डिवाइड नहीं करो, आइडियोलॉजी को सेम रखो, क्योंकि अगर यही चीज बिखर जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, इसी चीज का फायदा उठाएगी और बहुत सारी चीजें नुकसान पहुंचा सकती है, और हमें कभी भी फ्रीडम नहीं मिल सकता जो हमने सोचा है, वो सब चीजें होने लगी। तो कहीं ना कहीं उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा ये सब चीजें क्रिएट हो गया था, और कहीं ना कहीं एक स्प्लिट जैसा, यानी कि एक तरीके से पार्टीशन जैसा क्रिएट हो गया था एक ही पार्टी के अंदर, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, ठीक है। अब यही चीज का ब्रिटिश ने फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? सप्रेस करने की कोशिश की, सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश। अब सप्रेस करना यानी दबाव डालना। ब्रिटिश बड़े चालू थे, इंडियंस भी चालू थे, लेकिन ब्रिटिश उनसे ज्यादा चालू थे। क्यों चालू थे? क्योंकि ब्रिटिश ने जब देखा कि यार चीजें सही नहीं है खुद के अंदर, इंडियन के लोगों के अंदर, इंडियन की पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी कुछ चीजें ठीक नहीं है, तो ये जो ब्रिटिश थे इन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया, और उन्होंने बहुत सारे रूल्स निकाल दिए कि अगर आप सड़कों पे आओगे, आंदोलन करोगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स वगैरह जो आते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते थे, बॉयकॉट कर रहे थे बहुत सारी चीजों को, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा। इस हिसाब से बहुत सारी चीजें यहां पे होने लगे, ठीक है ना। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, बहुत सारे नियम कानून लगा दिया, सो दैट आम जनता भी परेशान हो जाए और वो एक साथ रोड पे इकट्ठा ना हो पाए, एक साथ यूनिटी, अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। ये सभी चीजें होने लगा, और ये सभी चीज बहुत ज्यादा बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा इसका दुष्परिणाम देखने मिला, रिएक्शन देखने मिला, जिसके वजह से जो रिवॉल्यूशनरी से, जो आंदोलनकारी जो लोग थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया। जैसे कि उन्होंने कहीं बॉम्ब फोड़े, कहीं फायरिंग की, बंदूकबाजी की, कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना, बॉम्ब अटैक हुए, ठीक है ना। और ये सब चीजें केसरी न्यूज़पेपर जो है वो लोकमान्य तिलक द्वारा छापी गई थी, ठीक है ना। लोकमान्य तिलक ने ये केसरी न्यूज़पेपर में छापा, जिसके वजह से ब्रिटिश को बड़ा गुस्सा आया, और ब्रिटिश ने लोकमान्य तिलक को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। मंडाला करके एक जेल था, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। लोकमान्य तिलक को
जेल भेज दिया गया। मंडालय करके एक जेल है, कहां पे, म्यांमार में। आपको पता है ना आज के डेट में ये दूसरा कंट्री है, वैसे पहले भी दूसरा ही कंट्री था, लेकिन एकदम पहले जब अखंड हिंदुस्तान होता था तो म्यांमार भी एक हिस्सा था हमारे देश का। तो म्यांमार में भेज दिया गया, 6 साल के लिए सजा सुना दिया, 6 ईयर्स तक। लोकमान्य तिलक को मंडालय जेल में भेज के म्यांमार में 6 साल की सजा सुना दिया। फिर एक और थे बिपिन चंद्र पाल, जो उनके सहयोगी थे, तो बिपिन चंद्र पाल को भी जेल में भेज दिया। लाला लाजपत राय जो मीडिएटर का काम कर रहे थे, जैसे मैंने बताया, तो उनको भी यहाँ पे जेल भेज दिया और उसको पंजाब से बाहर निकाल दिया। तो ये सभी चीजें जो है वो हुई इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लेता हूं मैं, आप जानते हो, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। एक और लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर नंबर 4, इस चैप्टर का एक और छोटा सा लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें बचे हुए जो टॉपिक्स है, किस प्रकार फ्रीडम मूवमेंट और आगे बढ़ा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 4 में। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। और हमने क्या क्या देख लिया आज के इस वीडियो में, बंगाल का पार्टीशन किस प्रकार हुआ, क्या क्या उनका स्ट्रैटेजी था मुस्लिम हिंदू को कन्वर्ट करके, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब चीजें हो गई। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था, कब मॉर्निंग नेशनल मॉर्निंग डे कब हुआ, यूनिटी हो गया, 4 पॉइंट प्रोग्राम्स क्या क्या थे, किस प्रकार हुआ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या रोल थे, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आ गई थी, क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बीच का कौन कर रहा था, मीडिएटर लाला लाजपत राय, फिर ब्रिटिश ने कैसे दबाव डाला और सबको जेल वगैरह भेजना शुरू कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले, ये सभी चीज आज हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो वीडियो आज का यही समाप्त होता है। आपको बस हमें कॉमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन जरूर से कॉमेंट करना। एंड साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।